हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन भी आपका अच्छा चल रहा होगा। आप सभी एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। कल मैंने आपको पंचायत से रिलेटेड कमेटी बताई थी, पंचायत को संवैधानिक दर्जा किसने दिया ये बताया था, और कल की ही क्लास में मैंने आपको ग्राम सभा किसे कहते हैं ये भी बता दिया था। पवन कुमार, रोशन कुमार, अन्नू, हरेंद्र, प्रणव, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे। सभी लोग क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और फिर मैं क्लास को आगे की तरफ स्टार्ट करूंगी। और मैं आज आपको बताऊंगी कि भाई आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने रिकमेंडेशन की, फिर राजस्थान में इसको इम्प्लीमेंट किया, संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद उसे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया। अब हम देखेंगे कि जब ये संवैधानिक बन गई, जब इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, तो इनका कंपोजिशन यानी कि जो इनका स्ट्रक्चर है वो कैसा रखा गया। क्या वो त्रिस्तरीय ही रखा गया या उसमें कोई परिवर्तन किया गया? इस तरह की बातें के इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर हम आज की क्लास में लेने वाले हैं। तो आप सबसे पहले डालेंगे पंचायतों का गठन और संरचना, हेडिंग देंगे पंचायतों का गठन और संरचना, पंचायतों का गठन और संरचना। तो आप लिखेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत। क्या लिखेंगे? कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत्स, एंड स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत्स। पंचायतों की क्या करना है आपको? पंचायतों का गठन एंड आपका संरचना, ये दोनों चीजें अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 243 के बी में दी गई हैं। ए में आपका ग्राम सभा था। ग्राम सभा किसे कहते हैं? जो लोग पंचायत के इलेक्शन में वोट देने के लिए इलेक्टोरल लिस्ट में होते हैं, उन सभी को मिलाकर ग्राम सभा कहा जाता है। संस्कार, सौरभ, आदर्श, साक्षी, राजन, विपेंद्र, काशी, सभी को गुड आफ्टरनून, और जो बच्चे जुड़ रहे हैं उन सभी को भी गुड आफ्टरनून। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत जब हम पढ़ते हैं तो इसमें मैंने आपको बताया है आर्टिकल 243 का बी। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि आर्टिकल 243 के बी में क्या है? त्रिस्तरीय पंचायत। क्या दिया गया है इसमें? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय यानी कि थ्री टायर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था यानी कि पंचायती सिस्टम या पंचायती सिस्टम। ठीक है, पंचायती सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। का प्रावधान, प्रावधान का मतलब होता है प्रोविजन, यानी कि ये आर्टिकल बताता है कि संविधान में हमारी पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में ही अपनाया गया है, जो कि बलवंत राय मेहता समिति ने बोला था। जब हम इसमें भी बात करेंगे तो इसने भी कहा कि ग्राम स्तर होगा, यानी कि एक विलेज लेवल होगा, विलेज लेवल यानी कि ग्राम स्तर। फिर इसने बोला कि प्रखंड स्तर होगा, यानी कि एक ब्लॉक लेवल होगा, ब्लॉक लेवल। ठीक है, ब्लॉक लेवल। उसके बाद उसने बोला कि एक जिला स्तर होगा, यानी इस आर्टिकल में कहा गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल भी होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब इन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर तो ग्राम पंचायत ही बनेगी, ग्राम पंचायत, लेकिन इन्होंने कहा कि ब्लॉक लेवल का जो आपकी पंचायत रहेगी उसे हम क्षेत्र पंचायत कहेंगे, पंचायत समिति नहीं। जबकि बलवंत राय मेहता ने क्या कहा था कि ब्लॉक स्तर पर पंचायती समिति आपको बनानी चाहिए, लेकिन इसने कहा कि नहीं, हम रीजनल पंचायत बनाएंगे, हम क्षेत्र पंचायत के नाम से इसकी स्थापना करेंगे, रीजनल पंचायत।
ठीक है, रीजनल पंचायत। यहां लिखिएगा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है बेटा, और यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आपका बनेगा जिला पंचायत, जिला पंचायत, जिसको आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसको आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये आपको ध्यान रखना है, 3 स्तर पर, जबकि वहां क्या बोला था, जिला परिषद बनाने के लिए था। ये बातें अब कोई नहीं करेगा ये वाला कमेंट कि मेरा नाम ले लीजिए। आपका नाम लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं जो कंटेंट दे रही हूं और उसके बाद आप उसको पेपर में जब उससे क्वालिफाई करेंगे तब आपके नाम लेने का फायदा होगा। तो मुझे नाम लेते हुए भी आपको प्राउड फील जो है मुझे होगा कि मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है। ये क्या होता है कि मेरा नाम ले लीजिए, हर बच्चा यही कमेंट करता है, हर तीसरा बच्चा यही कमेंट करता है। आपको पता है आपकी संख्या कितनी है? अगर मैं सबका नाम लूंगी तो 1 घंटा बस नाम लेने में ही निकल जाएगा। ठीक है बेटा, अभी शुरू हुई है खुशबू जी क्लास, ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर आर्टिकल 243 के बी में आपकी पंचायत का दिया गया है। ध्यान रखना कि बलवंत राय मेहता समिति ने क्या स्ट्रक्चर बताया था और संवैधानिक तरीके से इनको यहाँ पे रखने के बाद यहाँ क्या स्ट्रक्चर अपनाया गया है। ठीक है, अमित जी ये ऊपर से इसलिए जा रहा होगा क्योंकि आप क्लास रेगुलर नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि अभी मैंने कोई ऐसी बात बताई नहीं है कि इसमें ऊपर से जाए। आपसे सीधा पूछा गया है कि पंचायत का गठन कैसे होता है, तो मैम 3 स्तर से होता है। 3 स्तर कौन से होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर लिखा है और उनका नाम लिखा है। इसमें बेटा मैंने ऐसा क्या लिख दिया, अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि मैम जिला परिषद, नहीं बेटा जिला पंचायत होगा। आपकी बलवंत राय मेहता समिति ने जो रिकमेंडेशंस की थी उससे अलग नाम देकर आपके यहां पर रखा गया है। उसने कहा था कि जिला परिषद बनाओ, लेकिन हमने नाम क्या दिया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत नाम दिया। देखो यहां डिस्ट्रिक्ट लेवल लिख दिया है मैंने दोबारा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हमने कहा कि नहीं, हम इनको डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहेंगे, हम इनको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं कहेंगे। तो इन्होंने अपने हिसाब से नाम दे दिया संविधान में। ठीक है, और जो पंचायत और नगर पालिकाएं होती हैं बेटा, वो राज्य सूची का विषय होती हैं, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होती हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका आर्टिकल 243 का बी होता है। उसके बाद में हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि पंचायतों का निर्वाचन, पंचायतों का निर्वाचन कैसे होता है। इलेक्शन ऑफ पंचायत्स, क्या लिखेंगे, इलेक्शन ऑफ पंचायत्स, पंचायतों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ पंचायत्स। तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगी कि पंचायत्स के जितने भी पद होते हैं सारे के सारे डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू ही चुने जाते हैं। तो पंचायतों का इलेक्शन, पंचायतों का निर्वाचन, ठीक है, पंचायतों का जो निर्वाचन है, इलेक्शन ऑफ पंचायत्स जो है वो कैसे होता है। तो बेटा इलेक्शन ऑफ पंचायत, पंचायतों का निर्वाचन अगर आपसे कोई पूछे तो बोल देना कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन। कल मैंने आपको ग्राम सभा समझाया था और बताया था कि आपकी एक पंचायत के अंदर कई सारे गांव शामिल हो सकते हैं। ठीक है, एक साथ कई सारे गांव शामिल हो सकते हैं अगर गांव छोटे छोटे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। ओमबी जी बहुत स्लो चल रही है क्लास, बहुत स्लो चल रही है, इससे स्लो पढ़ाऊंगी तो नींद आ जाएगी आपको। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब क्या होता है, जिसमें पब्लिक वोट करती है, जिसमें जनता वोट करती है। और यहां पर भी आप ध्यान रखना कि पंचायत में भी अगर हमसे कोई पूछे कि मतदान की आयु क्या होती है, मतदान की आयु, एज ऑफ वोटिंग, एज ऑफ वोटिंग क्या होती है, तो आप कहेंगे प्यारे बच्चों कि एज ऑफ वोटिंग होती है 18 ईयर्स, 18 वर्ष। ध्यान रखिएगा
कि जिस पंचायत में जो गांव शामिल होते हैं उसी गांव के लोग क्या करते हैं, उसी गांव के लोग उसमें वोट देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि एक गांव ये है, एक गांव ये है, एक गांव ये है और एक छोटा सा गांव ये है। अब इन सब गांव की बेटा एक ही पंचायत है, तो इसमें केवल ये 4 गांव वोट देंगे। ऐसा नहीं कि इधर की तरफ एक और गांव है और उसके लोग भी आके यहां वोट दे देंगे, नहीं। जिस गांव की पंचायत में, मतलब एक पंचायत में जो गांव आते हैं उन्हीं गांव के लोग देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैम आज हो रहे हैं, हाँ जी, जैसे आज आपके लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, तो पंचायत के इलेक्शन भी जिसमें पब्लिक वोट करती है, लेकिन पब्लिक का मतलब यहां पे होगा कि एक गांव की पंचायत में जितने लोग आते हैं केवल वही। जो आपके गांव की पंचायत है आप केवल वही वोट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि दूसरे गांव में भी जाकर आप वोट कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मतदान की आयु कितनी होती है, 18 वर्ष। इलेक्शन कैसा होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब थोड़ा सा ये समझो कि इलेक्शन होता कैसे है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो गांव होते हैं, ठीक है, जो गांव होते हैं उन गांव को क्या किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो पंचायती क्षेत्र होता है, पंचायती क्षेत्र, ठीक है, उनको क्या किया जाता है कि बेटा उन्हें वार्डों में विभाजित किया जाता है, वार्डों में विभाजित। और आपको मैं बता दूं कि कई सारे वार्ड बनते हैं, जैसे मान लो कि एक आपका ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, एक डी हो गया। इस तरीके से कई सारे वार्ड बनाए जाते हैं और उन वार्ड से क्या निकलता है, एक वार्ड पंच निकलता है। इसको क्या बोलेंगे, वार्ड पंच बोला जाता है इसको, जो कि आपका इलेक्ट होता है। तो इस तरीके से जो पंचायत के इलेक्शन में चुने जाते हैं उन्हें हम वार्ड पंच कहते हैं। और फिर यही गांव के लोग मिलकर आपके गांव के प्रधान को भी इलेक्ट करते हैं, यानी जनता प्रधान को भी इलेक्ट करती है। आप जिसको प्रधान कहते हो, गांव में प्रधान जी का बड़ा बोलबाला होता है, गांव में बड़ा पावरफुल होता है प्रधान, आपने देखा होगा। तो इलेक्शन कौन देने जाता है, पब्लिक। किस गांव की, जो उस पंचायती क्षेत्र में आ रहे होंगे वो सारे गांव की। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो वार्डों में विभाजित कर दिया जाता है, फिर हर एक जगह से एक वार्ड पंच निकलता है। सारे स्तरों पर ऐसे ही होता है, चाहे गांव की बात करो, चाहे ब्लॉक लेवल की बात करो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करो, हर लेवल पर पंचायत का इलेक्शन आपके प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ही होता है। और उससे पहले उन सभी को वार्ड सदस्य या वार्ड पंच कह सकते हैं, वार्डों में बांटकर वहां से हर एक वार्ड से एक पंच, एक आपका वार्ड सदस्य निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है। बेटा पार्षद होते हैं चरणजीत जी नगर पालिका में, आप शहर में रहते होंगे। गांव में जिस तरीके से पंचायत होती हैं वैसे ही शहरों में आपके नगर पालिकाएं होती हैं, और जहां नगर पालिकाएं होती हैं वहां पार्षद होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस तरीके से इनके इलेक्शंस होते हैं, बांट दिया जाता है, एक 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 वहां से पंच निकल कर आता है, वो मिलकर और साथ आपका मुखिया मिलकर पंचायत का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पंचायत के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। आगे सुनिए, अगला हमारा प्रश्न है पंचायतों में आरक्षण। क्या प्रश्न आता है, पंचायतों में आरक्षण। मैंने आपको बताया था कि पहले इनकी बात नहीं मानी जाएगी लेकिन बाद में मानी जाएगी। तो इंग्लिश में लिखना रिजर्वेशन इन पंचायत्स, रिजर्वेशन इन पंचायत्स। पंचायतों में आरक्षण लिखेंगे कि किस किस को दिया जाता है। तो आप लिखेंगे पहले आर्टिकल, लिखिएगा आर्टिकल 243 का डी। इसमें क्या है, इसमें पंचायतों में आरक्षण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
चलो चलिए ध्यान से सुनिए, आप लोग अपना कमेंट्स करते रहिए। आप लोगों के कमेंट्स अगर मैं पढ़ने लग गई तो क्लास नहीं होगी। आर्टिकल 243 का डी, इसमें रिजर्वेशन किस किस को दिया गया है? रिजर्वेशन आपके जो है रिजर्वेशन एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, ठीक है ध्यान से सुन लो, और किसको? एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और लास्ट है फीमेल्स यानी कि महिलाएं। अब ध्यान से सुनना, महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाता है वो 33%, कितना? 33% दिया जाता है कुल स्थानों का। और अगर हम यहां बात करते हैं तो आपकी जो अनुसूचित जाति जनजाति होती हैं, इनको जो आरक्षण मिलता है, आरक्षण जनसंख्या के आधार पर, आरक्षण जनसंख्या के आधार पर मिलता है, आरक्षण जनसंख्या के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन लिख दीजिएगा कि जहां इनकी जनसंख्या ज्यादा होगी वहां आरक्षण ज्यादा होगा, जहां जनसंख्या कम होगी वहां आरक्षण कम होगा, और जहां नहीं होंगे वहां पर आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो 33 जो आपका परसेंट आपका किसके लिए है? फीमेल्स के लिए। मैम फीमेल्स का फिक्स क्यों है, फिक्स क्यों है, और एससी एसटी का फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा फीमेल्स हर जगह होती हैं, फीमेल्स जो हैं वो हर जगह होती हैं, लेकिन एससी एसटी बराबर संख्या में हर जगह हो ये जरूरी नहीं है। कई जगह ऐसी भी हैं जहां एससी ज्यादा है और कई जगह ऐसी हैं जहां कम है, कहीं पे ट्राइब्स हैं कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए इनकी पॉपुलेशन के बेस पर रिजर्वेशन दिया जाता है और महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाता है कुल सीटों का। अगर मैं बात करूं तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, तो आप लिखेंगे 50% रिजर्वेशन फॉर फीमेल्स, 50% रिजर्वेशन फॉर फीमेल्स, फॉर फीमेल्स। महिलाओं के लिए आगे लिखती हूं, महिलाओं के लिए 50%, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने वाले, 50% आरक्षण देने वाले राज्य, आरक्षण देने वाले राज्य। ध्यान से सुनना, एक है बेटा जी बिहार, एक है प्यारे बच्चों उत्तराखंड, ठीक है, बिहार है, उत्तराखंड है, और आपका एक मध्य प्रदेश है, एक बेटा मध्य प्रदेश है। इन 3 राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं पे 33% और कहीं पे 50%? तो बेटा ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पंचायत राज्य सूची का विषय है और राज्य की सरकारें पंचायतों के लिए अपने अकॉर्डिंग जो है नियम कानून बना सकती हैं।
अगर किसी राज्य की पंचायत इस आरक्षण को 60% करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन वो कर नहीं पाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि 40% करना चाहे मैम तो कर सकती है, 60 भी कर सकती थी, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है कि 50 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आप 50 से ज्यादा नहीं दे सकते, 50 से कम आप कितना भी दे सकते हो। तो आपका ये राज्य सूची का विषय होने की वजह से आपके जो राज्य हैं पंचायतों के विषय में अलग 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 जो है कानून बना सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया आरक्षण की बात और ये आपके प्रश्नों का उत्तर। उसके बाद अगर मैं आपसे आगे की बात करूं आरक्षण से, तो एक आपका आंध्र प्रदेश, लिखना जरा इसके बारे में। आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश, जहां आंध्र प्रदेश, इसको ब्रैकेट में बंद करना क्योंकि ये ऐसा करने वाला एकमात्र राज्य है। आंध्र प्रदेश जहां अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों यानी कि माइनॉरिटीज, जिनकी संख्या भाषाई और धार्मिक आधार पर कम होती है। आंध्र प्रदेश जहां अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में आरक्षण है, के लिए पंचायतों में आरक्षण है, पंचायतों में आरक्षण है, यह आपको ध्यान रखना है। एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है अब तक जिसने अपने यहाँ पर SC ST और फीमेल्स के साथ साथ माइनॉरिटीज को भी आरक्षण दे रखा है। माइनॉरिटीज मतलब जिनकी संख्या कम होती है। ठीक, आगे देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन होता है कि भाई पंचायतों का कार्यकाल। क्या क्वेश्चन होगा अगला हमारा? अगला क्वेश्चन होगा पंचायतों का कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल, ध्यान से सुनना। टेन्योर ऑफ पंचायत, टेन्योर ऑफ पंचायत, पंचायतों का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ पंचायत, पंचायतों का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ पंचायत, जिसमें हम बात करेंगे कि ये कहां पर है, तो आर्टिकल 243 के ई के सब क्लॉज 3 में आपकी पंचायतों का कार्यकाल है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आरक्षण का मतलब होता है कि इतनी सीटें महिलाओं के लिए या इतनी सीटें SC के लिए या इतनी सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। जैसे लोकसभा में आपके आरक्षण है, लोकसभा में भी अब महिलाओं को और विधानसभा में भी, ये ध्यान रखना कि लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह पर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन वहां पर भी मिल चुका है। इस चीज को भी आप नोट डाल के यहां लिख सकते हो महिलाओं वाले पॉइंट के आगे, या मैं ऐसा करती हूं कि इसको लिख ही देती हूं, इसको लिख ही देती हूं महिलाओं के लिए। ध्यान रखना, महिलाओं के लिए लोकसभा, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में भी 33% आरक्षण, में भी 33% आरक्षण दे दिया गया है। आपने नाम सुना होगा नारी शक्ति अधिनियम, 106वां संविधान संशोधन यहां पर भी दे दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब टेन्योर ऑफ पंचायत की हम बात कर रहे हैं तो सिंपल होता है 5 वर्ष। पंचायत की
प्रथम बैठक के दिन से। पंचायत की प्रथम बैठक के दिन से। पंचायत की प्रथम बैठक के दिन से। इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पंचायतों का मतलब अगर बात करें 5 वर्ष होता है, ये तो हो गया किस दिन से? प्रथम बैठक के दिन से। उसके बाद अगर हमसे कोई पूछे कि एग्जाम्पल देके मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं कि अगर किसी पंचायत को 5 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया जाए तो क्या होता है? अब ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि एक पंचायत थी और पंचायत का कार्यकाल आप जानते हैं कि 5 वर्ष होता है। कितना होता है? पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन इसे 5 वर्ष पूर्व भंग, समाप्त वर्ड यूज नहीं करेंगे, भंग वर्ड यूज करेंगे, यानी कि डिसॉल्व। भंग कह लो, विघटन कह लो, समाप्त वर्ड यूज नहीं करेंगे। समाप्त होती है कोई भी चीज जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। लेकिन किसी पंचायत को 5 वर्ष पूर्व भंग कर दिया जाए, मान लो 5 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन इसे हमने क्या किया? अब इस पंचायत ने 2 वर्ष कार्य किया। कितने वर्ष कार्य किया? 2 वर्ष कार्य किया। 2 वर्ष कार्य किया, ध्यान से समझना। फिर क्या किया? 2 वर्ष बाद इसे भंग कर दिया गया। यानी कि जो पंचायत काम कर रही थी वो सही से काम नहीं कर रही थी, इसलिए इसको भंग कर दिया गया। आप लोग मुझे बताएंगे कि इस कंडीशन में, आप लोग मुझे बताएंगे कि जब ऐसी कंडीशन होगी तो आप मुझे बताएंगे कि इस सिचुएशन में नई पंचायत का कार्यकाल कितना होगा? नई पंचायत का कार्यकाल कितना होगा? जल्दी बताइए, क्या रिमेनिंग टेन्योर होगा या फुल टेन्योर होगा? इस सिचुएशन में बता दीजिए, इस सिचुएशन में बता दीजिए। ठीक है, इलेक्शन तो 6 महीने के अंदर होंगे मनीष राजपूत जी, ये मैं बताऊंगी अभी। लेकिन अभी मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूं वो ये बताओ कि जो नई पंचायत अब बनेगी, क्या वो 3 साल के लिए बनेगी या वो पूरे 5 साल के लिए बनेगी? मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, नई पंचायत का कार्यकाल इस कंडीशन में कितना होगा? फिर मैं दूसरी कंडीशन भी आपसे पूछूंगी, तो जल्दी बताइए प्रश्न का उत्तर। किसी को आता है? मैं वेट कर रही हूं, 1 मिनट वेट करूंगी, अगर आपको आता है तो बताइए। ठीक है, बहुत बच्चों ने कहा है 3 साल, जैसे हिमांशु ने 3 साल कहा है, रामेश्वर ने 3 साल कहा है, लेकिन आयुष का कहना है कि 5। बहुत सारे बच्चों ने कहा 5 मतलब बचा हुआ टाइम, और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि फुल टाइम। तो जिन्होंने कहा है कि 3 वर्ष होगा यानी कि शेष कार्यकाल होगा, उन्होंने सही कहा है। शेष कार्यकाल के लिए बनेगी, यानी हम कह सकते हैं कि रिमेनिंग टेन्योर के लिए बनेगी। रिमेनिंग टेन्योर यानी कि शेष कार्यकाल के लिए आपकी पंचायत बनेगी। रिमेनिंग टेन्योर के लिए बनेगी, शेष कार्यकाल के लिए 5 साल के लिए इस कंडीशन में नहीं बनेगी। अब देखना दूसरी कंडीशन, एग्जाम्पल। मान लीजिए कि कोई पंचायत है और इस पंचायत ने 4 वर्ष, ध्यान से सुनना, 4 वर्ष और 6 माह यानी 6 मंथ्स इसने क्या कर लिया है? इसने कार्य किया यानी इसने फंक्शन किया, और अब क्या कर दिया?
इसे 6 माह पहले इसे भंग कर दिया। 6 माह पहले इसे भंग कर दिया। ठीक है, 6 माह पहले इसे भंग कर दिया। तो आप मुझे बताएं, तो अब आप मुझे बताएं कि नई पंचायत का कार्यकाल कितना होगा। नई पंचायत का कार्यकाल इस समय में कितना होगा, बताओ। चलो, नई पंचायत का कार्यकाल क्या होगा, 6 महीने या 5 साल? अब बताओ, अब 6 महीने या 5 साल? फिर से 1 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से बताइए कि अब मैं 6 महीने लिखूं या फिर मैं आपका कार्यकाल 5 वर्ष लिखूं, क्या लिखूं इसमें? देखते हैं कितने बच्चे। हिमांशु कह रहे हैं मैम 5 होगा। ठीक है, देखते हैं औरों का क्या आंसर आता है। 5 साल होगा फुल टेन्योर। मनीष, रामेश्वर पांडे, हिमांशु, कविता कह रही है 6 महीने होगा। कविता जी आप गलत हैं। इस कंडीशन में फुल टेन्योर के लिए बनेगी पूर्ण कार्यकाल होगा। फुल टेन्योर, पूर्ण कार्यकाल। मैम ऐसा क्यों? अभी तो आपने रिमेनिंग बताया था, यानी कि 5 वर्ष होगा। तो मैं बता देती हूं ऐसा क्यों होगा। क्योंकि 6 माह, क्योंकि 6 माह क्योंकि 6 माह का समय, क्योंकि 6 माह का समय तो नई पंचायत के इलेक्शन के लिए ही चाहिए। क्योंकि 6 माह का समय तो नई पंचायत के निर्वाचन के लिए ही चाहिए। नई पंचायत के निर्वाचन के, नई पंचायत के निर्वाचन के लिए ही चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर कोई पंचायत आपकी 6 माह या 6 माह से कम समय में भंग होती है, 4 महीने पहले भंग हो, 5 महीने पहले भंग हो, 2 महीने पहले भंग हो, या 6 महीने पहले ही भंग हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि इस सिचुएशन में क्या होगा। इस सिचुएशन में 5 साल होगा। लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा का टाइम है, चाहे फिर वो 7 महीने ही क्यों ना हो, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, अगर ये कंडीशन है तो फिर बेटा रिमेनिंग टेन्योर यानी शेष कार्यकाल के लिए पंचायत काम करेगी। तो ये होता है आपका, ध्यान रखिएगा, आपका पंचायत का कार्यकाल, जो कि मैंने आपको बताया। और ध्यान रखिएगा, पंचायत जो नई पुरानी पंचायत होती है उसका कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने पहले ही, 6 महीने पहले ही नए इलेक्शंस को करा लिया जाता है। ठीक है, पंचायतों का कार्यकाल हो गया। अब लिखेंगे पंचायत सदस्य की योग्यता। पंचायत सदस्य की या पंचायत सदस्य की योग्यताएं। पंचायत सदस्य की योग्यताएं, योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर, क्वालिफिकेशंस, सामने ही लिख देती हूं इंग्लिश, क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स, ऑफ मेंबर्स ऑफ पंचायत, ऑफ पंचायत। तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप लिखेंगे इसमें केवल एक योग्यता कॉमन, पहला तो लिखना कि भाई भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो भाई जरूरी होगा ही होगा, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, दूसरा न्यूनतम आयु, मिनिमम एज, मिनिमम एज 21 ईयर्स, 21 ईयर्स यानी कि 21 वर्ष, 21 ईयर्स यानी कि 21 वर्ष। केवल इतना, ये आपको ध्यान रखना है।
मैम ये वाला समझ में नहीं आया बेटा। इस वाले में ये बोला है मैंने कि अगर किसी पंचायत का कार्यकाल 6 महीने या 6 महीने से कम रह जाता है और तब भंग की जाती है तो नई पंचायत 5 साल के लिए बनेगी। लेकिन अगर किसी पंचायत का कार्यकाल 6 माह से ज्यादा रहता है, 6 माह से ज्यादा, वो 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, कितना भी बचा हो, तो उसमें फिर रिमेनिंग टेन्योर यानी कि शेष कार्यकाल के लिए पंचायत बनेगी। लेकिन 6 महीने या 6 महीने से अगर कम का है तो फिर आपकी फुल टेन्योर के लिए, क्योंकि एटलीस्ट 6 महीने तो पंचायत के इलेक्शन के लिए ही चाहिए। मैम यानी कि 4 साल 5 माह मंथ में भंग होती है तो इसका टेन्योर 1 मंथ का होगा। 1 मंथ क्यों, 7 महीने का होगा। भाई आप खुद बोल रही ना, नहीं आप बोल रही हैं 4 साल और 5 महीने, नहीं तो 5 साल में कितना कम रह गया, 4 साल और 5 महीने 7 रह गया ना, तो 7 होगा भाई अमित कुमार यादव। 1 महीने क्यों होगा, अब जब बनी है तो 7 महीने काम करेगी वो, और इधर आप दूसरे के लिए इलेक्शन करा लो, जैसी दूसरी बन जाएगी वो वाली हट जाएगी। 1 महीने क्यों, 7 महीने करेगी ना। अनपढ़ भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अब आप ध्यान से सुनो मेरी बात आगे। तीसरे में क्या लिखना है, तीसरे में क्या लिखना है, तो आपको लिखना है अन्य ऐसी योग्यताएं, अन्य ऐसी योग्यताएं, अन्य ऐसी योग्यताएं यानी कि क्वालिफिकेशंस, अन्य ऐसी योग्यताएं यानी कि क्वालिफिकेशंस, अन्य ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए, होनी चाहिए जो राज्य विधानमंडल, जो राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल निश्चित करे, निश्चित यानी कि फिक्स्ड, निश्चित करे। तो मैंने अभी पहले भी बताया कि पंचायत राज्य सूची का विषय है। अब आपके दो तो कंपलसरी होती है कि भारत का नागरिक और न्यूनतम आयु, बाकी आपके जैसे मान लो मैं आपको बताती हूं कि अन्य योग्यताओं का मतलब क्या है। एक मानो एक ए स्टेट है, एक बी स्टेट है और एक सी स्टेट है, ये अलग अलग स्टेट हैं, इन सबकी अपनी अपनी पंचायत इनके यहां होती हैं। अब इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर पंचायत में जो व्यक्ति होगा वो अनपढ़ भी हो सकता है, लेकिन इसने कंडीशन कर दी कि केवल 2 बच्चे होने चाहिए। 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो हम आपको पंचायत का सदस्य या मुखिया नहीं बना सकते। इसने कहा कि हमारे यहाँ जो पंचायत का सदस्य बनना चाहता है उसे पढ़ा लिखा होना चाहिए, और इसने कहा कि वो पढ़ा लिखा कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। इसने अपने हिसाब से बना दिया, और इसने कहा कि 3 बच्चे होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अलग अलग दिख रहा है। अब इसने कहा कि हमारे यहाँ पर भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमारे यहाँ पर भी लिटरेट व्यक्ति होना चाहिए, लिटरेट, लेकिन वो कितना 10th पास हो, केवल 10th पास होना चाहिए, और साथ साथ केवल 1 बच्चा होना चाहिए। ये अलग अलग राज्यों ने अलग अलग योग्यताएं निर्धारित कर दी, क्योंकि राज्य अपने यहाँ के हिसाब से, अपने यहाँ के हिसाब से पंचायत में योग्यताओं को निर्धारित कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आपराधिक गतिविधि में शामिल होने वाले व्यक्ति को अगर उस पर जुर्म साबित हो जाता है तो नहीं लड़ने दिया जाएगा पीकेजी। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये मैं आपको 2-3 बार लिखवा चुकी हूं, फिर भी आप पूछ रहे हैं।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से राज्य अपने यहाँ पर अलग अलग जो है इनके लिए क्वालिफिकेशंस फिक्स कर सकते हैं। ये राज्य विधानमंडल को अधिकार होता है। ये केवल आपको समझाने के लिए था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने लिखा है कि अन्य ऐसी योग्यताएं जो राज्य विधानमंडल द्वारा निश्चित की जाएं, ठीक है, या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाएं। ये हो गई योग्यताएं। अब हम बात करेंगे पंचायतों की शक्तियां या प्राधिकार, कुछ भी कह सकते हो आप। तो लिखना पावर्स ऑफ पंचायत्स। पंचायतों की शक्तियां क्या होती हैं? तो आप पहला पावर लिखेंगे कि ये लोग क्या करते हैं, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इसके लिए ये क्या करती हैं, इसके लिए ये स्कीम यानी कि योजनाएं, ठीक है, योजनाएं बनाना और दूसरा योजनाओं को लागू करना, दोनों इन्हीं का काम है। यानी कि लिख सकते हैं प्रिपेयर्ड स्कीम्स, योजनाएं बनाना और एग्जीक्यूट द स्कीम्स और योजनाएं लागू करना, दोनों ही किसके काम है, पंचायतों के। पंचायतें गांव में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो, ऊंची जाति नीची जाति जैसी चीजें आपके जो आपकी पंचायत है उसमें ना हो, इस तरह के प्रयास करने के लिए ये काम करती है, स्कीम्स बनाती है और साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी कि गांव में ही आपके क्या हो सके, गांव में ही आपके जो है उद्योग लग सके, इंडस्ट्रीज बन सके, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज बना दिए जाएं ताकि गांव से लोगों का पलायन शहरों में ना हो। तो ये दोनों ही काम पंचायतों के होते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा लिखना सामाजिक और आर्थिक विकास। उसके बाद 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्य करना। बताइए कितने विषय हैं? मैंने कल ही बताया था कि 11th शेड्यूल में कितने विषय दिए गए हैं, आप बताएंगे। विषय टोटल आप बताओ। 11वीं अनुसूची में दिए गए विषय कितने हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स बता दीजिए। तो देखो एग्जाम्पल, पंचायत क्या काम करती है, एग्जाम्पल या उदाहरण, पंचायत क्या काम करती है, पहला सड़क बनाना तथा सड़कों की मरम्मत दोनों ही काम करती है। जहां सड़कें नहीं है वहां सड़कें बनवाती है और जहां सड़कें हैं लेकिन वो टूट गई हैं तो उनको रिपेयर भी करवाती है। मनीष ने बिल्कुल कहा है कि 29 विषय। एक बच्चा कह रहा है कि हमारे यहाँ की पंचायत ऐसा बिल्कुल काम नहीं करती क्योंकि आपने कभी आवाज ही नहीं उठाई, इसलिए पंचायत आपके यहाँ ऐसा काम नहीं करती, बाकी पंचायतों के यही काम है। मुझे भी पता है कि गांव में सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वही लोग पैदा कर रहे हैं
जो गांव में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने कभी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, आपने उनके खिलाफ कभी भी आरटीआई नहीं डाली। आपने सोचा कि भाई मुखिया से पंगा नहीं लेना चाहिए, इसलिए आपके यहां ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ चीजों के जिम्मेदार हम खुद हैं। ठीक है, आगे देखिएगा 29 विषय, सड़क बनाना दूसरा काम क्या है? दूसरा हम लिख सकते हैं कि मैम उसके अलावा बिजली, बिजली पानी की व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था ये भी पंचायत ही करती है। ठीक है, स्कूल एवं अस्पताल बनाना, स्कूल एवं अस्पताल बनाना, स्कूल एवं अस्पताल बनवाना। ठीक है, अस्पताल बनवाना कहां पर? गांव में, शहरों में नहीं, गांव में। किसका काम होता है? पंचायत का। ठीक है, बनवाना ये भी इसी का काम होता है। उसके अलावा कृषि में सुधार करना, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, कृषि सुधार के लिए कार्य करना, कृषि सुधार के लिए कार्य। वैसे कृषि राज्य सूची का विषय है, लेकिन गांव में कहा जाता है पंचायतों से कि आपको भी इसमें सुधार के लिए काम करना चाहिए, तो एक्सेट्रा लिखकर आपको बताया गया है। गांव में जो मेले लगते हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करना, गांव में मुखिया मतलब बाहुबली, बिल्कुल सही है, लेकिन वो तभी तक बाहुबली है जब तक आप चुप हैं। जिस दिन आप चुप नहीं रहेंगे उस दिन फिर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो पंचायत है, ठीक है, कितना टाइम हो गया? अभी टाइम है। जो पंचायत है मैम, जब ये इतना सारा काम करते हैं तो एक तो आपने हमें पॉइंट बताया कि पंचायतों का इलेक्शन होता है, लेकिन ये नहीं बताया कि पंचायतों का इलेक्शन कौन कराता है। दूसरा, पंचायत इतने सारे काम करती है तो इसको पैसा भी चाहिए होता है, तो वो पैसा कहां कहां से आता है आपने ये भी नहीं बताया। तो सुनो, पहले सुनो राज्य निर्वाचन आयोग। पहले क्या सुनना है? राज्य निर्वाचन आयोग आपके पंचायतों के इलेक्शन के लिए और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन के लिए दोनों यही हैं, दोनों के इलेक्शन यही करवाएगा। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 के में है बेटा। 243 के में स्टेट इलेक्शन कमीशन है, राज्य निर्वाचन आयोग है। और ये क्या करता है? इसका कार्य क्या है? कार्य लिखिएगा, पंचायतों का निर्वाचन कराना। पंचायतों की जगह जब नगर पालिका पढ़ेंगे तो केवल शब्द आ जाएगा नगर पालिकाओं का निर्वाचन कराना, पंचायतों का निर्वाचन कराना, निर्वाचन, पंचायतों के निर्वाचन का संचालन, ऐसे लिखो, पंचायतों के निर्वाचन का संचालन। इंग्लिश में लिखेंगे कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन फॉर पंचायत्स। पंचायतों के लिए निर्वाचनों का संचालन। ठीक, फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, प्रिपेयर्ड द इलेक्टोरल लिस्ट, प्रिपेयर्ड द इलेक्टोरल लिस्ट, प्रिपेयर्ड द इलेक्टोरल लिस्ट। फिर अगला काम क्या होता है? तीसरा काम क्या होता है? तीसरा आप लिखेंगे क्या कहते हैं? निष्पक्ष चुनावों का संचालन, निष्पक्ष चुनावों का संचालन, कंडक्ट ऑफ द फेयर इलेक्शन, कंडक्ट ऑफ द फेयर इलेक्शंस,
फेयर इलेक्शन, अवैध चुनावों का अवैध चुनावों का अवैध चुनावों को रद्द करना, अवैध चुनावों को रद्द करना, यानी कि कैंसल्ड ऑफ द इलीगल इलेक्शन, इलीगल इलेक्शन। ये भी किसका काम है? सब आपके इसी का काम है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, पंचायतों के लिए कहा जाता है कि इनकी कोई सैलरी नहीं होती, इन्हें जो पैसा दिया जाता है वो गांव के कल्याण के लिए दिया जाता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि अपना ही कल्याण करते रहते हैं, बस गांव का कभी नहीं करते। ठीक है, अब ये तो इसका काम हो गया। इसमें होता कौन है? तो आप लिखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। इसमें कौन होता है जो ये सारे काम करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसकी संरचना लिख लो, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसमें कौन होता है? तो आप लिखेंगे कि इसमें एक निर्वाचन आयुक्त होता है, एक निर्वाचन आयुक्त होता है, यानी कि वन इलेक्शन कमिश्नर, वन इलेक्शन कमिश्नर एक निर्वाचन आयुक्त होता है। उसके बाद आगे लिखेगा इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। लिखिएगा अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। राज्यपाल इसको नियुक्त करता है, इसकी नियुक्ति होती है। अब इसका क्या कार्यकाल होता है, ये किसको अपना रेजिग्नेशन देता है, ये मैं आपको कल बताऊंगी, और इसे कैसे हटाया जाता है ये सब कल। और कल ही मैं आपको बताऊंगी फाइनेंस कमीशन, और कल ही फिर मैं पढ़ाऊंगी आपको नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटीज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अवैध का मतलब होता है बेटा जिसमें करप्शन होता है। मान लो आप पैसे देकर वोटिंग करा रहे हो या शराब बांटकर, वो होता है, लेकिन अगर वो इलेक्शन कमीशन को पता चल जाए तो वो तुरंत उस इलेक्शन को इलीगल कर देगा कि इस इलेक्शन में करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए इसको कैंसिल किया जाए। तो वो उसको पता चलना चाहिए, तब कलेक्शन करेगा। ग्राम पंचायत मुखिया को सच में सैलरी नहीं है मैम, हाँ नहीं है, तभी तो वो जेमें भरने के लिए बनते हैं, इतने सारा फंड आता है उनके पास में, क्या काम होता है? ठीक है, आरटीआई डालने का एक प्रोसीजर होता है करिश्मा जी। ठीक है, आप देखिएगा उसमें, आप कोई भी यूट्यूब पे डाल दीजिएगा कि आरटीआई कैसे डाली जाती है, वो आपको बता देगा। कल सैटरडे है लेकिन कल भी आपकी क्लास होगी, क्योंकि मेरी क्लासेस काफी दिन बंद रही हैं, तो मैं कल क्लास लूंगी। ठीक है, अगर क्लास शेड्यूल होगी तो मैं लूंगी, नहीं होगी तो नहीं लूंगी। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।